हेलो बच्चों, विद्या विचार चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं साहित्य सागर से दो कलाकार पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखिका हैं मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी ने दो कलाकार शीर्षक में सच्चे कलाकार की सच्ची पहचान बतलाना चाहा है। बच्चों, पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के अंत तक पाठ से जुड़े रहिएगा, बीच में जाइएगा मत। दो कलाकार। तो इस कहानी में दो सहेलियां हैं बेटा, जिसमें एक लड़की का नाम है चित्रा और एक लड़की का नाम है अरुणा। चित्रा बहुत ही अमीर घराने की है और अरुणा मध्यम वर्गीय परिवार से यानी मिडिल क्लास की है। दोनों एक हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते हैं और अपनी पढ़ाई हॉस्टल में रह कर के पूरी कर रहे हैं। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। यहाँ पर रूनी कहा गया है अरुणा को, जो सो रही थी। चित्रा उसे उठाती है। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिदलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। चित्रा अरुणा को खींचकर ले जाती है, क्योंकि उसने कुछ चित्र बनाए हुए थे। उन चित्रों को अरुणा को दिखाना था। तो अरुणा कहती है, ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी? अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। अरुणा कहती है, इन चित्रों को दिखाने के लिए तूने मेरा नींद खराब कर दिया? तो चित्रा कहती है, अरे पहले देख तो, इन चित्रों के लिए मैं पहला पुरस्कार पाने वाली हूँ। यदि इन चित्रों के लिए पहला इनाम नहीं मिला तो मैं अपना नाम बदल लूँगी। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं? यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। चित्रों को अरुणा चारों तरफ घुमाते हुए कहती है कि चित्र को किधर से देखना है भाई, पहले ये तो बताओ। यदि तुम चित्रों के नीचे नाम लिख देती हो तो हमें गलतफहमी तो नहीं होगी, नहीं तो तुम बनाओगी हाथी और हमें लगेगा कि उल्लू का चित्र बनाया है तुमने। और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि तुमने किस चीज़ की तस्वीर बनाई है। 84 लाख योनियों में आखिर ये किस जीव की तस्वीर है? बेटा, 84 लाख योनियाँ यानी कि ये बहुत सारे योनियों में जन्म लेने के बाद, बहुत ही पुण्य कर्मों के करने के बाद हमें ये मानव जीवन की प्राप्ति होती है। यानी चींटी की तरह, मक्खी की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह, तरह तरह के रूप में जन्म लेने के बाद हमें ये मानव जीवन प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अरुणा ने ये बात कही है कि 84 लाख योनियों में से आखिर किस जीव की तस्वीर है ये, जो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो चित्रा कहती है, तुम इसे जीव क्यों कहती हो? पहले अच्छी तरह से देखने की कोशिश तो करो, तभी तो समझ में आएगा। अरे ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। तो और ना कहती है, क्या है भाई, एक पर एक चढ़े जा रहे हैं। सड़क है, रोड के ऊपर आदमी है, आदमी के ऊपर ट्राम है, उसके ऊपर बस है, उसके ऊपर मोटर है और फिर ऊपर मकान है। एक के ऊपर एक चढ़ा करके आखिर तुम दिखाना क्या चाहती हो? क्या घन चक्कर बनाया है? घन चक्कर मतलब कंफ्यूज करने वाला एक चित्र बनाया है तुमने, कंफ्यूजन वाला। तो यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। अरुणा को वो चित्र पसंद नहीं आता है, वो नीचे रख देती है। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। फिर कहती है कि आखिर बताओ तो, क्या सोच करके बनाया है इस चित्र को तुमने? आखिर क्या बतलाना चाहती हो तुम इस चित्र के द्वारा? तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। तो फिर कहती है, तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है क्या? बड़ी प्रतीक वाली बन रही है। अरे जनाब, तो चित्रा कहती है, अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी? तो चित्रा हंसते हुए कहती है कि आज की दुनिया में जिधर देखो उधर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन फैला हुआ है, इसीलिए उसी कन्फ्यूजन को मैं दिखाना चाहती हूँ इस चित्र के द्वारा। मुझे तो तेरे दिमाग का कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। तो अरुणा कहती है, मुझे तो लगता है कि तेरे दिमाग में ही कन्फ्यूजन फंसा हुआ है।
तेरा दिमाग कन्फ्यूजन का प्रतीक है, इसीलिए तुम ऐसी अनाप शनाप चीज़ों को बनाती हो। पता नहीं क्यों तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। ऐसा कह कर के वह हाथ मुँह धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आगे बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अपने को भारी पंडिताई और समाज सेविका समझती थी। तो इतने में जब अरुणा मुंह हाथ धोकर के बाहर आती है तो देखती है कि 4-5 बच्चे उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो चित्रा हंसते हुए कहती है कि ये क्या बंदर पाल रखे हैं तुमने? और हंसते हुए कहती है कि मैं कल इसका भी, तुम्हारा जो स्कूल है, यानी कि अरुणा जो है गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाती थी घर में। उनको पढ़ा लिखा करके शिक्षित करना चाहती थी ताकि कुछ लोगों की ज़िंदगी बन जाए। उसको मजाक समझ करके चित्रा जो है कि नहीं, कहती है कि तुम्हारे जो पाठशाला का मैं चित्र बनाऊंगी और भविष्य में लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी भी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों के बच्चों को, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा करके अपने आप को भारी पंडिताइन साबित करना चाहती है, करके हंसने लगती है। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। 4 बज गए थे। सभी बच्चे, ये लोग हॉस्टल में रहते थे, दोनों लड़कियां, सभी लड़कियां कॉलेज से लौट आई थी, लेकिन अरुणा नहीं लौटी थी। चित्रा चाय बना करके उसके लिए इंतजार कर रही थी और अपने आप में वह बोलने लगती है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। बड़बड़ कर रही थी। इतने में अरुणा आ जाती है और कहती है, अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। अरुणा कहती है, मैं आ गई हूँ, चाय बनाओ, हम दोनों मिलकर के पी लेते हैं। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। यानी कि अरुणा की जो है कि नहीं, मनोज नाम के एक लड़के के साथ मगनी हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी। तो चित्रा कहती है कि तेरे मनोज ने तुझे एक पत्र भेजा है। अरुणा लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो अरुणा लिफाफा फाड़ करके पढ़ने लगती है। इतने में चित्रा कहती है कि चित्रा के पिताजी ने भी उसे एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है इसकी स्टडी ख़त्म होते ही चित्रा भी विदेश चली जा सकती है, क्योंकि चित्रा का मन था कि वह बहुत बड़ी कलाकार बने और पूरे विश्व में वह अपने चित्रों की वजह से प्रसिद्धि पा सके। तो इतने में अरुणा कहती है, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा कहती है कि हाँ भाई, तुम एक अमीर बाप की इकलौती संतान हो और तुम्हारी इच्छा कभी टाली भी नहीं जा सकती है। तो लेकिन तुम्हारी ये जो एक कला है मुझे बहुत निरर्थक लगती है। निरर्थक का मतलब होता है बेटा जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, बेमतलब। यानी कि ऐसी कला किस काम की जो आदमी को आदमी ना रहने दे, जिससे किसी को कोई लाभ ही नहीं होता है, जिससे किसी को कोई बेनिफिट ना हो, वैसी कला किस काम की, करके अरुणा बहुत ही गुस्से में चित्रा से कहती है। तो चित्रा कहती है कि तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों क्यों भाई, मैं तुम्हें आदमी नहीं लगती हूँ? तो अरुणा कहती है, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, धन है, साधन है। तो कहती है अरुणा, तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। तो अरुणा कहती है कि तुम्हें दुनिया से भी कोई मतलब नहीं है और दुनिया के लोगों से भी कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे तुम अपने रंग और तुलिकाओं में ही डूबी रहती हो। रंग और तुलिका मतलब ब्रश और पेंटिंग में, और कागज़ पर अनाप शनाप चित्र बनाती रहती हो। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, लेकिन वो घटना तेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उस घटना में भी तुम अपने चित्रों का मॉडल ढूंढा करती हो। यदि मॉडल नहीं है
तो वो घटना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो इस प्रकार से निर्जीव कागज पर ऐसे चित्रों को बनाने से क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि तेरे पास धन है, सामर्थ्य है, तुम चाहो तो 4-5 लोगों की ज़िंदगी बना सकती हो, तो कुछ लोगों का उद्धार क्यों नहीं कर देती करके अरुणा चित्रा से कहती है। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। तो चित्रा कहती है कि वो काम तो मैं तेरे लिए छोड़ के जा रही हूँ, मैं तो विदेश चली जाऊंगी तो सारी दुनिया का उद्धार तू करते रहना। और हंसने लगती है। 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है, माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। तो 3-4 दिन से बिना रुके बारिश जो है कि नहीं बरसती ही जा रही थी, बरसती ही जा रही थी। मूसलाधार बारिश यानी कि लगातार बारिश का होते रहना। और ऐसा माहौल हो गया था कि घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा लोगों से चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त थी, क्योंकि कुछ गांव में बाढ़ आ गए थे। बाढ़ आने की वजह से लोगों का घर, खेत खलिहान सभी बर्बाद हो गया था। तो उन लोगों को राहत देने के लिए, उन लोगों की सहायता करने के लिए अरुणा कुछ लोगों के पास जा कर के चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है। तो और चित्रा को बहुत गुस्सा आता है अरुणा के ऊपर, और वो कहती है कि सारा दिन यूं ही घूमती रहती हो, एग्जाम्स आ रहे हैं, यदि तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। सोचेंगे कि बेटी हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था, सारा पैसा बेकार में बर्बाद किया हमने, ऐसा सोचेंगे कि नहीं करके चित्रा अरुणा को डांटती है। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। अरुणा कहती है कि आज स्वयंसेवकों का दल जो है कि नहीं, शाम को जो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल साहब के पास जा कर के हमें परमिशन लेना है। स्वयं सेवक यानी कि समाज सेवा जो करते हैं ना बेटा, उनका एक ग्रुप होता है, उसको स्वयं सेवक कहते हैं। जब बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए कुछ लोग चले गए, 10-15 लोग, तो उनको क्या कहेंगे, स्वयं सेवक कहेंगे। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपने आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन न जाने कैसा कैसा हो गया। 15 दिन के बाद लौटती है वह अरुणा। जब वह आती है तो देखने में एकदम बीमार सी लगने लगती है, बहुत कमज़ोर पड़ गई थी वो, देखने में बहुत ही बलहीन हो गई थी। वो नहा धो करके खाना पीना खा करके थोड़ा सा विश्राम लेने का सोचती है। इतने में उसकी नज़र चित्रा द्वारा बनाए गए चित्रों पर जाती है। उन चित्रों को देख करके अरुणा का दिल बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि जो दृश्य वह अभी देख करके आई थी, बाढ़ पीड़ितों की दशा को देख करके जो आई थी, वैसे ही चित्र चित्रा ने बना रखे थे। यानी कि चित्रा को बाढ़ पीड़ितों से भी कोई हमदर्दी नहीं थी। उस समय में भी वह अपने लिए चित्रों का मॉडल बनाए जा रही थी। यानी कि दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं था, उसे केवल वास्ता था उसका तो केवल अपने चित्रों से। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? शाम को चित्रा आती है तो बहुत खुश थी। अरुणा उससे पूछती है कि तू विदेश जाने वाली थी ना, क्या हुआ? तो चित्रा कहती है, हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। कहती है, हाँ, बस नेक्स्ट वीक वेडनेसडे के दिन मैं घर जा रही हूँ और 1 सप्ताह के बाद यानी कि 1 वीक के बाद मैं इस हिंदुस्तान को यानी कि इंडिया को छोड़ करके मैं फॉरेन कंट्री चली जाऊंगी। मेरी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। ऐसा कह के जब वह बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वह बहुत प्रसन्न है। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल
साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। अरुणा धीरे धीरे कहने लगती है, सचमुच में तुम चली जाओगी चित्रा, मुझे छोड़ के? 6 साल से हम लोग एक साथ इसी कमरे में रह रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम दोनों को बिछड़ना पड़ेगा। यदि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रह पाऊंगी? ऐसे अरुणा अपने आप से बोलते रहती है। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। दोनों सहेलियां बहुत ही अच्छी तरह से रहती थी, मिलजुल करके रहती थी, एक दूसरे का दुख दर्द बांटती थी। हॉस्टल में जितने भी लड़कियां थीं, सभी लड़कियां इन दोनों की दोस्ती को देख करके ईर्ष्या करती थी, जलती थी। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उसका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। अरुणा चित्रा का सामान पैक कर रही थी। चित्रा अपने सभी दोस्तों को मिलने जा रही थी। एक एक करके वो सबसे मिल आई थी। अब केवल उसके गुरुजी से उसे मिलना रह गया था। गुरुजी यानी कि जिनसे चित्रा पेंटिंग सीखती थी। तो 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। 3 बज जाते हैं, लौटती नहीं है। 5 बजे का ट्रेन था। अरुणा इंतजार करते करते सोचती है कि चलो एक बार देख आते हैं, वो आई क्यों नहीं। तभी बड़बड़ाती हुई चित्रा आती है और कहती है, बहुत देर हो गई ना, कुछ हादसा ही ऐसा हो गया था कि मुझे रुकना पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना पड़ा, सुने तो अरुणा कहती है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुझे रुकना पड़ा? तो कहती है, 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तो कहती है ना कि गर्ग स्टोर के सामने एक पेड़ है ना, पेड़ के नीचे एक भिखारिन हमेशा बैठी रहती थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के। तो वह मर गई है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक करके बुरी तरह से रो रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं उसका कोई चित्र ही बना लूँ, इसलिए मैं उसका रफ स्केच बना रही थी, तो इसी में मुझे देर हो गई। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक औरत के मर जाने पर भी और उनके बच्चों को रोते हुए देख कर के भी चित्रा का दिल नहीं पसीजता है। उसमें मानवता नाम की चीज़ शायद गुम हो गई थी। वह उस समय भी अपने चित्रकारी को ही देख रही थी, अपने पेंटिंग्स के मॉडल ही ढूंढ रही थी। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई, सो न आई। तो 4:30 बजे चित्रा जो है कि नहीं, हॉस्टल के फाटक के पास जाती है तो देखती है कि अरुणा का कहीं पता नहीं है। बेचारी स्टेशन चली जाती है। हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियां चित्रा को सेंड अप देने के लिए स्टेशन जाती हैं, लेकिन चित्रा की आंखें केवल अरुणा को ढूंढ रही थी, लेकिन अरुणा नहीं आती है। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबार के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। तो चित्रा विदेश जाती है, वहाँ जा कर के वो बहुत ही हार्ड वर्क करती है और तन मन धन से अपना पूरा समय चित्रांकन में ही बिताती है। और जहाँ कहीं भी वह अपने चित्रों की एग्जीबिशन प्रदर्शनी लगाती तो उन चित्रों में सबसे पहला इनाम उसको ये अनाथ बच्चों वाले पिक्चर पर ही आता था। उसने हर जगह पर इसी चित्र को दर्शाना चाहा, जिसमें 2 बच्चे अपने मृत माता के शरीर से चिपककर रो रहे थे। हर कोई उस चित्र की प्रशंसा करते थे। कुछ ही दिनों में चित्रा बहुत ही शोहरत कमा लेती है, उसका नाम पूरे विश्व में फैलने लगता है। 1 साल तक चित्रा अरुणा को पत्र लिखती रहती है,
लेकिन उसके बाद से वह पत्र लिखना भी भूल जाती है। जैसे वो अपना पिछला जीवन सब कुछ भूल जाती है। उसे केवल अपने लिए कीर्ति और प्रख्याति ही चाहिए थी, वह इसी में मग्न रहती है। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। तो लास्ट 1 ईयर से अरुणा कहाँ है, कहाँ रहती है, इसका पता भी चित्रा को नहीं था। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उसका उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। तो 3 साल के बाद अरुणा भारत लौटती है, क्योंकि विदेश में उसका ये अनाथ शीर्षक वाला जो पिक्चर था, तस्वीर था, उसके लिए उसे बहुत सारे इनाम मिले थे। हर कोई उस चित्र को देख कर के बहुत ही खुश होते थे और प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। जब बहुत ही शोहरत कमा लिया तो चित्रा भारत लौट आई। भारत लौटती है तो हर माता पिता यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे शोहरत की ऊंची कगार पर पहुँचे, और चित्रा भी बहुत ही अच्छी तरह से विख्यात हो गई थी पूरे विश्व में। उसके पिताजी बहुत खुश थे। दिल्ली में चित्रा के चित्रों का प्रदर्शनी लगाया जाता है। प्रदर्शनी का मतलब होता है बेटा एग्जीबिशन, और उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए यानी कि ओपनिंग के लिए चित्रा को ही इनवाइट किया जाता है। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रुनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तो बहुत भीड़ था एग्जीबिशन में, और अरुणा भी उस एग्जीबिशन में चित्रा द्वारा बनाए गए चित्रों को और चित्रा को देखने के लिए आती है। जैसे ही चित्रा की नज़र अरुणा पर पड़ती है, वह वहाँ की भीड़ की उपस्थिति को भूल जाती है और अपने सहेली से चिपक जाती है, उसके गले लग जाती है। तुझे कब से चित्र देखने का शौक़ हो गया रुनी? और पूछती है रुनी, तुझे चित्र देखने का शौक़ कब से हो गया? तो अरुणा कहती है, चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। मैं चित्रों को देखने कहाँ आई हूँ, मैं तो अपनी सहेली चित्रा से मिलने आई थी। तुम तो मुझे भूल ही गई, करके अरुणा कहती है। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की कोई 8। तो 2 बच्चे भी आए थे अरुणा के साथ, बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे से बच्चे। अरुणा से चिपके हुए थे दोनों बच्चे। तो चित्रा पूछती है कि ये बच्चे किसके हैं? तो लड़के की उम्र यही कोई 10 वर्ष की होगी और लड़की 8 साल की होगी। तो कहती है अरुणा, मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। तो कहती है बच्चे तो मेरे ही हैं, और बच्चों को कहती है कि तुम्हारी चित्रा मौसी है बेटा, इनको नमस्ते करो। अरुणा कहती है तो मेरे ही बच्चे हैं, और बच्चों से कहती है बेटा ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, इन्हें प्रणाम करो। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अबाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। तो बच्चे बहुत ही रेस्पेक्ट देते हुए चित्रा को नमस्ते करते हैं। चित्रा अबाक हो गई थी, यानी कि अचंभित हो गई थी दोनों बच्चों को देख करके। तो अरुणा कहती है कैसी मौसी हो, बच्चों को प्यार क्यों नहीं करती? तो चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। तो अरुणा कहती है तुम्हारी जो मौसी है ना, चित्रा मौसी बहुत अच्छी चित्रकार हैं। इस एग्जीबिशन में जितने भी पेंटिंग्स हैं ये सभी इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चों ने फरमाइश की। फरमाइश करना यानी कि अपनी इच्छा जाहिर करना। बच्चे चित्रा से कहते हैं कि चित्रा के द्वारा बनाए गए चित्रों को दिखाए। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रुनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। तो चित्रा बच्चों को चित्र दिखाने लगती है। तो घूमते घूमते जो चित्र उसने बनाई थी अनाथ बच्चों वाली, उस चित्र के पास जा कर के खड़ी हो जाती है और अरुणा से कहती है कि इसी चित्र की वजह से आज मुझे इतनी प्रख्याति मिली है, मैं इतनी प्रसिद्ध हो गई हूँ। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। बच्ची को कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं चित्र में।
अपनी माँ से चिपक करके। तो इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। बच्चा बड़ा था, 10 साल का था। बच्चे ने कहा कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसकी माँ मर गई है इसलिए रो रही है, इतना भी समझ में नहीं आता तुझे, करके लड़का लड़की से कहता है। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणातर होता जा रहा था। तो कहती है लड़की कि क्या ये सचमुच की तस्वीर है, क्योंकि उस तस्वीर को देख करके उस बालिका का मन बहुत ही दहल जाता है। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। तो चित्रा कहती है कि तो और क्या, सचमुच की डेड बॉडी को देख करके ही तो बनाया गया है वो तस्वीर। वो बच्चे भी रियल हैं और डेड बॉडी भी रियल है। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। लड़की वहाँ पर एक मिनट भी रुकना नहीं चाहती, क्योंकि उस चित्र को देखकर उसका दिल बहुत ही खराब हो गया था, दुख में भर गई थी वो कहती है हमें ऐसी तस्वीर नहीं दिखाओ मौसी, हमें परियों की और राजा रानी की तस्वीरें दिखाओ। उस तस्वीर की ओर अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। तो बच्ची उन तस्वीरों को ज़्यादा देर तक देख नहीं सकी। इतने में अरुणा के पति आते हैं, तो दोनों बच्चों को अपने पति को दे के कहती है कि आप बच्चों को एग्जीबिशन दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर के घर की ओर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? बच्चों को जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो अपने पिता के साथ चले जाते हैं। चित्रा अपने आप को नहीं रोक पाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। वह अरुणा से फिर पूछती है कि आखिर ये बच्चे किसके बच्चे हैं? तो अरुणा कहती है, कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे हैं भाई। कहते हुए अरुणा हंसती है, अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? अरे मुझे बेवकूफ़ बना रही हो तुम, बताओ ना कौन है ये बच्चे? क्योंकि चित्रा के गए 3 साल हुआ था और बच्चे 10 साल के और 8 वर्ष के थे। तो बच्चे अरुणा के कैसे हो सकते हैं? चित्रा को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि केवल 3 साल में इतने बड़े बच्चे कैसे हो सकते हैं। और फिर बोलती है, सच सच बताओ अरुणा, किसके बच्चे हैं? तो एक क्षण रुक कर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। तो अरुणा कहती है, तो सच जानना चाहती हो तो देखो, यहाँ पर जो पिक्चर तुमने बनाई है 2 अनाथ बच्चों वाली, ये बच्चे वही बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गई। चित्रा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है, उसकी आंखें फैल जाती है, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हुए अचंभित हो जाती है। क्या सोच रही हो चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि एक शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। तो फिर वह चित्रा कुछ नहीं कह पाती है, शांत हो जाती है। तो अरुणा पूछती है, क्या सोच रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, और वह कुछ कह नहीं पाती है। देखो बेटा, 2 कलाकार पाठ में मनु भंडारी जी ने ये बतलाना चाहा है, पैसे वाली होते हुए भी चित्रा जो है कि नहीं केवल अपने बारे में सोचती है, वह किसी और के बारे में सोचना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। एक तरह से कहो तो वह स्वार्थी है। वह केवल अपनी प्रसिद्धि, अपनी विख्याति चाहती है, लेकिन उसकी कला से किसी को कोई लाभ नहीं है, किसी की ज़िंदगी नहीं बनेगी। केवल वह धन कमाएगी, शोहरत कमाएगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी पाएगी। लेकिन अरुणा गरीब होते हुए भी, मध्यम परिवार से होते हुए भी, उसने 2 अनाथ बच्चों की परवरिश करके उनको नया जीवन प्रदान किया। तो देखो, निस्वार्थ भावना से अरुणा ने 2 बच्चों को गोद लिया, उन्हें नई जिंदगी प्रदान करने की बात सोची। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें केवल पैसों से जो है कि नहीं खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। दूसरों को खुश करके भी हम खुश हो सकते हैं। दूसरों को खुशियाँ दे करके हम प्रसन्नता अनुभव कर सकते हैं। केवल अपने लिए जिएंगे तो देखो इधर चित्रा के जैसा ज़िंदगी हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसके दिल में केवल वह खुद ही रहेगी,
उसके दिल में और कोई नहीं रहेगा, किसी को कोई स्थान नहीं रहेगा, केवल उसके शोहरत को, उसके धन दौलत को ही। तो यह बेटा दो कलाकार पाठ। यदि यह पाठ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।